हेलो फ्रेंड्स, हम हैं एग्जाम्पल कलम से क्रांति और मैं सोनम एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार एग्जाम्पल में स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोग बिल्कुल थोड़ा सा देख करके हैरान होंगे। मैं क्लास घर से कर रही हूँ। सो एक्चुअली तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, तो मुझे लगा कि टाइम रहते ही रेस्ट कर लेना चाहिए। कभी ऐसा ना हो कि फिर ज़्यादा दिन के लिए बात चली जाए। बाकी टीचर्स की आप देख ही रहे हैं कि तबीयत ख़राब हो रही है, तो इसलिए मैं कुछ दिन जो है अभी घर से आपकी क्लास कर रही हूँ। उसके बाद फिर भी पॉसिबल हुआ तो इस वीक ही मैं आप लोग की बोर्ड से क्लास करना शुरू कर दूँगी। ठीक है, तो खैर हम लोग यहाँ पे टॉपिक की बात कर लेते हैं। भाई, जिस तरह से मैं बोर्ड से अपना 100% देती हूँ, मैं उसी तरह से अभी भी घर से भी आपको 100% दूँगी। बस आप लोग को थोड़ा सा कोऑपरेट करना होगा एंड मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग ज़रूर करेंगे कि जब टीचर्स की तबीयत ख़राब है उसके बाद भी वो आप लोग के लिए क्लास कर रहे हैं, तो आप लोग भी बिल्कुल अपने टीचर को सपोर्ट करेंगे। और बात याद रखिएगा कि मेरे दुश्मनों को आप लोग को पीछे करना है, ठीक है, लाइक में। तो खैर चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। आज जो हम लोग करने वाले हैं ये एनटीपीसी का पेपर करने वाले हैं। आप लोग को दिख भी रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। एनटीपीसी का आरआरबी एनटीपीसी 4 अप्रैल का 2016 का पेपर है, ये हम लोग करेंगे आज। और मैंने देखा है पेपर में आपके एनटीपीसी के कि इसमें भी करंट अफेयर का ज़्यादा पूछा गया है आप लोगों का, तो फिर मैं करंट अफेयर की क्लास आपकी स्किप नहीं कर सकती। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं क्या करूँगी, मैं 4 दिन आप लोगों को, मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि मैंने क्या सोचा है कि अब मैं 4 दिन आप लोगों को क्या कराऊंगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगी, है ना। और 2 दिन जो हम लोग कर रहे थे ना, सैटरडे एंड संडे, उस दिन मैं आप लोग को पूरा करंट अफेयर करा दूँगी, ठीक है। 30 से 35 क्वेश्चन रख लेंगे, डोंट वरी, मैं क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा कर लूँगी, ठीक है। डेली हम लोग 25 कर रहे थे, लेकिन इन क्लास के अंदर, 2 क्लास के अंदर, फ्राइडे और सैटरडे की क्लास के अंदर मैं 35 के आसपास क्वेश्चन, 35 या 40 के आसपास क्वेश्चन रख लूँगी, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकें, ठीक है। तो बच्चों आप लोग परेशान मत होइएगा, जिनका भी एग्जाम है मैंने आप लोग के लिए करंट अफेयर का भी सेशन रख लिया है, ठीक है। तो अब आप लोग खुश हो जाओ और जल्दी से चलिए हम लोग अपना सेशन करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, आप लोग आंसर कीजिएगा और कैमरा कर लेते हैं हम लोग ऑफ, आंसर कीजिएगा। चलो बच्चों यहाँ पे ना फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि हु रोट द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। ये जो ऑटोबायोग्राफी है अननोन इंडियन, ये यहाँ पर किसकी बुक है। और मैं बात करूँ तो आज के जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आप लोग को क्वेश्चंस ना बहुत ही बेहतरीन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन, मतलब कि आप लोगों ने आइडिया नहीं लगाया होगा, कुछ इस तरह के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन की ही बात कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो कि बुक से आपको पूछा गया है, बुक से संबंधित, यहाँ पर इसके बारे में ये रखिएगा कि ये जो बुक है ना, ये यहाँ पे नीरद सी चौधरी जो हैं इनकी यहाँ पर बुक है। नीरद सी चौधरी जो हैं इनकी बुक है, जो कि यहाँ पे इनका जो जन्म है वो कोशीगंज में हुआ था, जो कि बांग्लादेश का है। और 1951 में इनकी ये बुक आई थी, 1951 में इनकी बुक आई थी नीरद जी की। और बहुत ही अच्छे राइटर के रूप में ये जाने जाते हैं, बंगाली राइटर के रूप में, बहुत ही अच्छे राइटर के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आपको बताना है क्वेश्चन का आंसर। ये आपका साइंस का क्वेश्चन आ गया। अरे मुझे लग रहा है कि छींक आने वाली है। चलिए खैर यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में आप लोग को डीएनए की फुल फॉर्म पूछी हुई है, ये बताना है आप लोग को। बिल्कुल बिल्कुल डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है यहाँ पे ना। ये क्वेश्चन जो है साइंस का आ गया है। बाकी आपकी साइंस की क्लास चल ही रही है समीर सर की क्लास स्किप मत कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सितंबर 2015 में नासा के वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बाहर किस ग्रह पर बहते पानी के सबूत मिले, है ना। इन सितंबर 2015 नासा साइंटिस्ट फाउंड एविडेंस ऑफ वाटर फ्लोइंग ऑन विच प्लानेट आउटसाइड द अर्थ। आंसर कीजिएगा यहाँ पे। हाँ, ये भी करंट का ही है आपका, मंगल ग्रह, ठीक है। याद रखिएगा मार्स प्लानेट जो है इस पर इनको यहाँ पर मिले थे। बाकी नासा की बात करें तो नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी, जो कि किसकी है यहाँ पे, इसके बारे में बात करें हम लोग तो किसकी है भाई, ये है आपकी किसकी है, ये है आपकी अमेरिका की, जिसका वॉशिंगटन डीसी में इसका हेड क्वार्टर है ना। वॉशिंगटन डीसी में इसका क्या है, इसका हेड क्वार्टर है। सॉरी, ए फॉर एजेंसी नहीं है बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है इसकी फुल फॉर्म, नॉट एजेंसी, याद रखिएगा फुल फॉर्म। एंड 1958 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोग इसको इसके बारे में यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट आप लोग को इसके बारे में बताना है क्वेश्चन के बारे में।
तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि माउंट कंचनजंगा क्या है। माउंट कंचनजंगा के बारे में पूछा गया है कि माउंट कंचनजंगा जो है भाई ये क्या है। माउंट कंचनजंगा के बारे में आप लोग जानते ही हैं, ये आपके इजी क्वेश्चन में से एक आया है। इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है भाई, ये है ये हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत है। नहीं भाई, हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, वो है माउंट एवरेस्ट। कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। 8,840 या फिर 8,848 मीटर या फिर 8,850 मीटर उसकी ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट के उत्तर में स्थित है तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि माउंट एवरेस्ट का उत्तर जो होगा मतलब कि नॉर्थ जो होगा वो होगा ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय बिल्कुल नहीं है। विश्व का दूसरा ऊंचा पर्वत है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि विश्व का दूसरा ऊंचा पर्वत जो है वो कौन सा है, वो है K2, जिसको कि गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। 8,611 मीटर उसकी ऊंचाई है। तो ये भी गलत हुआ। लेकिन यहाँ पे जो आपका थर्ड ऑप्शन बचता है जिसमें दिया गया है विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत, तो बिल्कुल सही है। कंचनजंगा जो है इसको वर्ल्ड के थर्ड नंबर के हाईएस्ट माउंटेन के रूप में जाना जाता है। 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है। 30% इसका जो एरिया है वो हमारे राज्य सिक्किम में पड़ता है। 70% जो इसका एरिया है वो नेपाल में पड़ता है। ठीक है, पूर्ण रूप से हमारे भारत में स्थित नहीं है, लेकिन हमारे भारत में इसका एरिया आता है, तो इसलिए इसको भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कहा जाता है। क्लियर है, आगे हम लोग करें। तो चलिए नेक्स्ट आप लोग को बताना है यहाँ पे, व्हाट इज द नेम ऑफ द टैबलेट कंप्यूटर प्रोसीड produced by the data wind which is promoted by the government of India as part of an e-learning program। डाटा विंड द्वारा निर्मित टैबलेट कंप्यूटर का नाम क्या है जिसे भारत के शासन द्वारा ई लर्निंग कार्यक्रम के भाग के रूप में प्रचारित किया गया है। सॉरी अगर थोड़ा सा आज वर्ड इधर उधर हो जाए तो, क्योंकि थोड़ा सा ना हेड अटैच है तो सर में दर्द है थोड़ा सा मेरा। कोशिश करूँगी वैसे पूरा कि मैं सब कुछ अपना पूरा 100% दूँ। ठीक है, हाँ बिल्कुल। यहाँ पे मैं बात करूँ तो क्या होगा, आकाश। आकाश जो प्रोग्राम है ये कैसा है, आकाश एक लर्निंग प्रोग्राम है ना, एक लर्निंग प्रोग्राम है यहाँ पर, जिसको कि आप लोग को यहाँ पे याद रखना है। और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली चलाया गया था। इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, मेडिकल और इंजीनियरिंग जी यहाँ पे कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है कि GSM का पूरा नाम क्या है। GSM का पूरा नाम क्या है। अगर एक दो क्लास आपकी आई होप कि ज़्यादा तबीयत ख़राब ना हो, अगर ऑफ रही तो समझ जाइएगा कि मैम की तबीयत शायद आज ज़्यादा ही ख़राब होगी, इस वजह से मैम क्लास नहीं कर पाई। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे GSM की हम लोग बात करते हैं फुल फॉर्म के बारे में, तो ये है आपका ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, जो कि आपका बी ऑप्शन में दिया गया है। बी ऑप्शन में जो दिया हुआ है बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है। GSM की मैं बात करूँ तो एक्चुअल में ये है क्या, तो नाम से तो आप लोग समझ गए कि कहीं ना कहीं आपका जो है क्या है, कम्युनिकेशन से संबंधित है, तो बिल्कुल सही। इसको फिनलैंड जो कंट्री है उसके द्वारा इसको तैयार किया गया था, है ना। फिनलैंड के जो यहाँ पे साइंटिस्ट हैं जो कि यहाँ पे यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट में वर्किंग है, उन्होंने इसको तैयार किया था ताकि वो जो कि कम्युनिकेशन है उसको और भी अच्छे से बढ़ा सकें। ठीक है, तो उस टाइम पे मैं कहूँगी कि 2016 में करंट अफेयर जो चल रहे हैं, है ना, हम लोग 2016 में करंट अफेयर्स जो चल रहे हैं उसमें जो कि एप्लीकेशंस हैं उनसे संबंधित आपका क्वेश्चन ये पूछा गया होगा। खैर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपियन क्लब के लिए खेलने वाला पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन था। वाकई में एकदम मैं कहूँगी कि पेपर का जो लेवल है ना बहुत अच्छा यहाँ पे रहा हुआ है, और जो ग्रुप डी के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना वो भी अपने आप को कम ना समझें, उनका भी लेवल ना बहुत अच्छे से जाने वाला है। एक दो ज्योग्राफी के, एक दो हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो आसान पूछ लेते हैं, लेकिन करंट अफेयर का लेवल जो है वो अच्छा खासा जाएगा आपका। हाँ बिल्कुल सही, मोहम्मद सलीम। ओके, कौन है यहाँ पे, मोहम्मद सलीम जो हैं ये हैं। ठीक है, इनके बारे में आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है, जो कि कलकत्ता से बिलोंग करते थे, कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। अच्छा ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का
मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया था? एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट इन मुंबई वाज रीनेम्ड इन ऑनर ऑफ विच इंडियन न्यूक्लियर फिजिस्ट? सीवी रमन थे, या फिर रामकृष्ण रामानाथन, या फिर होमी जहांगीर बाबा, या फिर राजा यहाँ पे रमन्ना? बिल्कुल सही, नो डाउट। कौन है यहाँ पे? होमी भाभा। होमी भाभा के नाम पे यहाँ पे किया गया था। इवन इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर, मतलब इंडिया के अंदर न्यूक्लियर के जो फादर हैं उनके रूप में भी जाना जाता है। और जब मैं अपनी 11 बजे की क्लास में जब आप लोगों को मैं रिसर्च सेंटर्स के बारे में पढ़ाऊंगी ना, इसरो से संबंधित जितने भी आपके सेंटर्स हैं ना, जब उनके बारे में जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी तब उस बारे में तब उस टाइम पे इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताऊंगी। आज थोड़ा सा बस ना आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए खैर, आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका है कि निम्नलिखित नामों में से नीलांजना सुदेशना कौन है जिन्हें कि भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखकों के रूप में जाना जाता है? Who among the following names is Nilanjana Sudeshna, popularly known as Indian American author of Indian origin? इनकी अगर मैं बात करूँ तो रियली बहुत ही अच्छी ऑथर के रूप में जानी जाती है। मैन बुकर प्राइज़ एंड अदर बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि लिटरेचर में यहाँ पे अवार्ड दिए जाते हैं, बहुत ही हाईएस्ट अवार्ड जो दिए जाते हैं, उच्च पद वाले जो अवार्ड दिए जाते हैं, वह सभी अवार्ड जो हैं वो इनको मिल चुके हैं। और ये कौन है? ये है यहाँ पर झुम्पा लाहिड़ी। कौन है? झुम्पा लाहिड़ी हैं, जिनके बारे में आप लोग को यहाँ पर याद रखना है, सी ऑप्शन में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? When is Earth Day celebrated? When is Earth Day celebrated? 18 सितंबर, 25 अगस्त, या फिर 22 अप्रैल, या फिर 7 अप्रैल? बिल्कुल सही। यहाँ पे कब? यहाँ पे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसको बिल्कुल भी मत भूलना, मेरा जन्मदिन होता है। मैं सभी को इसी तरह से याद कराती हूँ, क्योंकि जब कोई चीज़ें हम लोग लिंक करके याद करते हैं तो फिर हमें वो लॉन्ग टाइम तक याद रहती हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि पृथ्वी दिवस के दिन, मतलब कि 22 अप्रैल को आपकी सोनम मैम का बर्थडे होता है। और इस बार खैर 2020 में जो थीम रही थी वो थी क्लाइमेट चेंज। ठीक है, थीम क्या थी इस बार की? थीम याद रखिएगा, एनवायरनमेंट डे हो गया या फिर यहाँ पे अर्थ डे हो गया, इनकी थीम पूछी जाती है। सो क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे कि चार्ल्स कोरिया कौन था? एक प्रसिद्ध नाटककार था, एक प्रसिद्ध कवि, एक फिल्म निर्माता, या फिर एक प्रसिद्ध वास्तुकार? हु वाज चार्ल्स कोरिया? आप लोगों को चीज़ें वैसे क्लियर तो हो रही है ना? ए फेमस प्ले राइट, या फिर ए फेमस पोएट, या फिर फिल्म मेकर, है ना, या फिर यहाँ पे ए फेमस आर्किटेक्ट? बताना है क्या थे? बिल्कुल सही, क्या थे? ये एक बहुत ही फेमस वास्तुकार के रूप में जाने जाते हैं, आर्किटेक्ट के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2015 में सेशल्स के सांस्कृतिक राजदूतों के रूप में किसे नामित किया गया था? Who was named as the cultural ambassador of Seychelles in October 2015? बताना है किसको यहाँ पे जो है भाई नामित किया गया है, किसको यहाँ पे नामित किया गया था। ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। वाकई में आपके तो करंट अफेयर के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मुझे अपनी ना क्लास जो है आपकी 11 बजे जो स्टैटिक की जो क्लास चल रही है ना, उसके अंदर सारे ही करंट अफेयर के क्वेश्चंस कराने पड़ेंगे, पूरा सेशेल्स के बारे में, ये सभी चीज़ें है ना, कंट्रीज़ के बारे में भी। देखिए सेशेल्स की अगर मैं कंट्री की बात करूँ तो 115 आइलैंडों से मिलकर के बना हुआ है, जो कि इंडियन ओशियंस में पड़ता है ना। और विक्टोरिया जो है वो सेशेल्स की कैपिटल है। और रुपी, सेशेलियस रुपी जो है यहाँ पे करेंसी चलती है। ठीक है, और उस टाइम पे अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे किसको जो है अपॉइंट किया गया था, खैर इससे आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि आप लोग के एम्बेसडर से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो ये
किसको किया गया था? ये किया गया था यहाँ पे AR रहमान को। सेशेल्स के सांस्कृतिक राजदूत के रूप में इनको यहाँ पे नामित किया गया था। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे कि कन्फ्यूशियस कौन थे? हु वाज कन्फ्यूशियस? कौन थे यहाँ पे? सच कहूँ तो ऐसे नाम तो मैंने भी नहीं सुने जैसे कि इसमें आ रहे हैं। आप लोगों को डर कम लग रहा होगा, मुझे ज़्यादा लग रहा है कि बच्चों को खतरनाक वाली तैयारी करानी पड़ेगी मुझे। इसके लिए काफ़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। कन्फ्यूशियस बताना है। हाँ बिल्कुल, कन्फ्यूशियस जो है ये एक चाइनीज़ क्या है, फिलोसफर हैं। ठीक है, क्या है ना तो ये एक शेफ कुक ऑफ तिब्बत हैं, ठीक है, रसोइया नहीं है, एक चाइनीज़ फिलोसफर के रूप में जाने जाते हैं और काफ़ी पॉपुलर ये रहे हैं। इनका नाम मैंने पहले भी सुना है वैसे। तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही होगा। किस रूप में जाने जाते हैं? ये एक दार्शनिक के रूप में जाने जाते हैं चाइना के। याद रखिएगा इनके बारे में। और जिस टाइम पे चाइना के अंदर क्विन डायनेस्टी थी उस टाइम पर ये यहाँ पर थे फिलोसफर के रूप में। और इनकी अगर मैं कहानी की मतलब जन्म की अगर मैं बात करूँ तो ये लगभग 551 BC सेंचुरी जो है यहाँ पे उस टाइम पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 71 वर्ष की उम्र में ही टपक गए थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग करेंगे यहाँ पे कि लस्साडीव सागर जो है सागर को और किस नाम से भी जाना जाता है? बताओ, कभी सुना है आप लोगों ने लस्साडीव सागर के बारे में? लस्साडीव सागर के बारे में जानते हैं? खैर मज़ा तो आ रहा है होगा ना आप लोगों को, नए नए क्वेश्चन आप लोग को सुनने के लिए मिल रहे हैं। NTPC का पेपर करना हम लोग के लिए ज़्यादा बेटर है, मुझे लग रहा है। कुछ नई चीज़ें यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। और वैसे भी गोलू जी बोल रहे थे आजकल कुछ अपने एग्ज़ाम्स में मतलब बोल रहे थे, कह रहे थे कि मैम लेवल थोड़ा सा बढ़ाइए। तो चलिए भाई, लेवल बढ़ चुका है। हाँ बिल्कुल सही, मैं बात करती हूँ इसके बारे में। अगर मैं बात आऊँ तो आप लोगों को तुक्के तो आप लोग के खैर जा रहे हैं जैसे भी जा रहे हैं। ये आपका लक्षद्वीप सी में पड़ता है। लक्षद्वीप का एक द्वीप में इसको काउंट किया जाता है, तो यहाँ पे है। लक्षद्वीप की बात करें तो हमारा ही एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि अरब सागर में पड़ता है। और कारावती या फिर करावती या फिर कारावाती इस तरह से करके यहाँ की कैपिटल का नाम है। मतलब अलग अलग जगह अलग अलग नाम दिया होता है, तो इसलिए मैंने सभी नाम ले लिए। कभी आप सोचो कि मैम ने बताया था करावती है, यहाँ पे तो कारावती है, दोनों अलग अलग हैं। तो एक ही के नाम है जो कि इसकी कैपिटल है, यहाँ पे लक्षद्वीप की कैपिटल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन लोकप्रिय हैं? कौन बहुत ही पॉपुलर हैं हमारे देश में? किस रूप में? यहाँ पे वाइट रिवॉल्यूशन के रूप में, श्वेत क्रांति के रूप में, जिसे कि ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है ना। ऑपरेशन फ्लड भी किससे संबंधित है आपका? ये भी आपका यहाँ पर श्वेत क्रांति से ही संबंधित है। बिल्कुल सही। चलिए कुछ चीज़ें तो यहाँ पे जानने वाली है NTPC के एग्जाम में। तो ये कौन सा है? वर्गीश कुरियन। वर्गीश कुरियन को यहाँ पर फादर ऑफ द वाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया, ठीक है, इंडिया के अंदर है, याद रखिएगा। और बिलियन लीटर आइडियाज़ भी इन्होंने ही दिया था, ये भी याद रखना। एक और पॉइंट निकल करके आया है, ये भी पूछा गया था, इसलिए बिलियन लीटर आइडिया, ठीक है, वो भी इन्हीं से ही संबंधित है, मतलब वाइट रिवॉल्यूशन से और वर्गीस कुरियन से। और ऑपरेशन फ्लड भी यहाँ पर इनसे ही संबंधित है। ठीक है, तो ये आप लोग को इनके बारे में याद यहाँ पर रखना है। बाकी वर्गीस कुरियन की बात करूँ तो इनका जो जन्म है वो इनका मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी उस टाइम पे कालीकट के यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इन्हीं के प्रयासों से ही यहाँ पे आनंद पैटर्न के चलते जो है अमूल डेयरी जो है उसको सेटअप किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग करेंगे भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउंट लुइस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? आज हम माफ़ी चाहेंगे अगर कुछ शब्द इधर से उधर हो जाए तो। वैसे तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ भी चीज़ें इधर से उधर ना जाए, बहुत ही ध्यान से, इसलिए शायद आप लोग को स्पीड भी बिल्कुल थोड़ा सा स्लो लग रही होगी, लगनी बनती है भाई, क्योंकि जिस टाइम पे तबीयत ठीक ना हो उसी टाइम पे गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
ओके, चलिए हम लोग इनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे कौन है, ये बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हैं। इन्होंने किसने इनकी जगह रखी, देखो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में अगर बात करें तो वो थे माउंट बैटन। लेकिन अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, ये पॉइंट मैंने अपनी 11 बजे की क्लास में या फिर शायद 12 बजे की क्लास में ही थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, तो इसलिए मैं इसको दोबारा से रिपीट कर रही हूँ जो बच्चे फिर से आए हैं क्लास के अंदर, कि अगर भारत के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो माउंट बैटन, और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो वो हैं सी राजगोपालाचार्य। कौन है, सी राजगोपालाचार्य हैं। और इनकी मृत्यु के बाद ही, ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद ही हमारे देश से गवर्नर जनरल का जो पद है वो यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था। राजगोपालाचार्य जो हैं ये हमारे भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल रहे थे, क्योंकि इनके बाद तो पद ही खत्म कर दिया गया था, ठीक है। और 1950 में ये बने थे, ये भी याद रखिएगा। 1950 में जो है भाई यहाँ पर ये बने थे, ठीक है। आगे अब हम लोग करें, आई थिंक 1940-50 में नहीं, 1947 में बने थे। इसको जरा चेक कर लेना, 1950 या फिर 1947, थोड़ा सा मुझे भी डाउट है इसमें, इसको चेक कर लेना एक बार, आप लोग चेक कर लेना एक बार, है ना। आई थिंक 1947 में ही बने थे ये, क्योंकि 19 से जिस टाइम पे हमारा रिपब्लिक मतलब बना था, हमारा गणतंत्र जो है बना था, उस टाइम पे ये पद नहीं था। तो 1947 की ही बातें हैं, है ना, 1947 में, हाँ 1947 की बातें हैं ना। 1950 नहीं, बल्कि याद रखिएगा जो है 1947 में ही ये बने थे। चलिए खैर आगे हम लोग करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, जो कि भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था। ये तो खैर आसान क्वेश्चन में से एक है, लेकिन फैक्ट क्वेश्चन है। आपके रेलवे के अंदर ना सबसे ज़्यादा स्टैटिक जीके का ही बनता है। बिल्कुल सही। यहाँ पे हम लोग बात करें इंडिया की सबसे फर्स्ट सैटेलाइट जो थी, इसका क्या नाम था, इसका था आर्यभट्ट नाम। क्या नाम था, आर्यभट्ट जो है यहाँ पर इसका नाम था, जो कि आप लोग को याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन में, आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। अच्छा, क्या आप लोग बता सकते हैं किस वर्ष इसको लॉन्च किया गया था। अरे वाह भाई, आप लोग तो सही आंसर कर रहे हैं। 1975 में इसको लॉन्च किया गया था, और भारत की सबसे हल्की सैटेलाइट के रूप में इसको जाना जाता है। और ये हम लोगों ने खुद से नहीं बनाया था, बल्कि ये हम लोगों ने रशिया की हेल्प से बनाया था। खैर अगर मैं बात करूँ तो मतलब हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सीखा था, इसको डेवलप जो किया था वो रशिया ने ही किया था इनडायरेक्ट वे में, पर हम लोग बोलते हैं क्योंकि हमारे देश में रशिया के द्वारा इसको डेवलप किया गया था, तो इसलिए जो है ये रशिया मेड रॉकेट के रूप में जाना जाता है 1975 में, जो कि इसको यहाँ पे बनाया गया है। चलिए खैर आगे हम लोग बात करेंगे। ये लीजिए आपका, ये भी एक आसान सा क्वेश्चन आ गया है। पीवी सिंधु कौन है। आज के टाइम में स्पोर्ट से संबंधित तो हमारे देश में बच्चों को भी पता है, और वाकई में अपना नाम को इतना रोशन कर लीजिए कि आपको कोई भूल ही ना पाए, ठीक है। इनकी हम लोग बात करें तो इन्होंने क्या किया है भाई, इन्होंने ओलंपिक में जब यहाँ पर जीता था पद, ओलंपिक में जब इन्होंने यहाँ पे आपका सिल्वर मेडल जीता था, है ना, फाइनल में तो ये बाहर निकली थी। सिल्वर मेडल जब इन्होंने जीता था तो उसके बाद इनका जो नाम है वो हर एक भारतीय को याद हो गया, और अगर फिर भी नहीं पता है तो आप अंधकार में हैं। बिल्कुल सही। एक टेनिस नहीं, एक बैडमिंटन के रूप में जानी जाती हैं पीवी सिंधु। पुसरला वेंकटा सिंधु इनका पूरा नाम है, कभी कभी इनका पूरा नाम तक पूछा गया है, तो याद रखिएगा पुसरला वेंकटा सिंधु इनका नाम है। और अभी लास्ट टाइम मतलब कि 2019 में ये वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियन भी बनी है, ठीक है। मतलब कि बैडमिंटन की सबसे बड़ी जो प्रतियोगिता होती है, सभी गेम की अपनी एक बड़ी प्रतियोगिता होती है, तो वो भी इन्होंने जीती थी, और ये वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियन बन गई हैं 2019 में, ठीक है। 2020 का यहाँ पर होगा, तब देखते हैं, ठीक है। वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप जो कि वर्ल्ड रैंकिंग में आता है, वो इन्होंने यहाँ पर जीता है। तो ये सभी चीज़ें आप लोग को इनके बारे में यहाँ पर याद रखनी है। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग करेंगे यहाँ पे
अच्छा, इनके हाँ, अगर इनके बर्थ की बात करें तो जिस टाइम पे आंध्र प्रदेश से अलग नहीं हुआ था तेलंगाना, उस टाइम पे इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। बाकी प्रेजेंट टाइम में अगर हम लोग बात करेंगे तो तेलंगाना में आएगा, है ना। लेकिन नॉर्मली आप लोग याद रखिएगा कि इनका जो जन्म है वो कहाँ पर, हैदराबाद में हुआ है। पद्मश्री अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड, यहाँ तक कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, चलिए। और हाँ, एक और पॉइंट और याद रखिएगा, फोर्ब्स ने अपनी 2019 की जो लिस्ट निकाली थी, फोर्ब्स ने अपनी 2019 की जो लिस्ट निकाली थी 2018-19 के बीच में, जिसमें कि उसने, फोर्ब्स जो मैगजीन है उसने हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट जो हैं उनकी लिस्ट निकाली थी। मतलब कि ऐसी महिलाएं जिनको कि सबसे ज़्यादा पे किया जाता है, तो वो भारत से पुसरला वेंकटेरा जो है, इनका नाम यहाँ पर आया था। 14th नंबर पर थी ये ओवरऑल वर्ल्ड में, और हमारे भारत में फर्स्ट पे। चलिए नेक्स्ट, आपका 2 अक्टूबर 2015 को बनी गूगल की मूल कंपनी का नाम क्या था? मैं खो गई थी पीवी सिंधु में ही नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने के बाद। ओके, अल्फ़ाबेट, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है अल्फ़ाबेट करके, ये याद रखिएगा, ये यहाँ पे इसका नाम था। जब 2015 में बनी थी ना, तब इसका नाम इस तरह से रखा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? कोर प्रोग्रामिंग यूटिलिटी है, या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, या फिर सर्किट प्रीफेरल यूनिट है, या फिर यहाँ पे कंट्रोल्ड पावर यूजेस है। बिल्कुल सही, यहाँ पे मैं बात करती हूँ तो बी ऑप्शन में जो कि आपका है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये बिल्कुल सही आंसर इसका होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय रेलवे ने 2015 में सीएनजी पर चलने वाली ट्रेन की शुरुआत की। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? क्या बात है भाई, यहाँ भी आपके आसान क्वेश्चन में से एक आया है। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग ऐसे ही क्रैक कर दोगे बिल्कुल। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, कौन सा है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि आपका बी ऑप्शन में दिया गया है। कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप क्या है? भाई ये आपका ना एनटीपीसी का पेपर है, देख लीजिए, आप लोग देख सकते हैं उठा करके, मैंने अपने आप से नहीं बनाया क्वेश्चन। बिल्कुल, रैंडम एक्सेस मेमोरी कौन सी है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है रैम की फुल फॉर्म। और रोम की क्या है? बिल्कुल सही है, यहाँ पे रोम की भी फुल फॉर्म बताओ ना, रोम की फुल फॉर्म। हाँ बिल्कुल सही, रोम की फुल फॉर्म की बात करो तो क्या है? रीड ओनली मेमोरी। कैसी है? रीड ओनली मेमोरी। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक क्या है? वाट इज़ द विक्टोरिया मेमोरियल आपका मेमोरियल, दोबारा रिपीट कर रखा है, बताएंगे कि क्या है विक्टोरिया मेमोरियल? क्लास लेने बोर्ड से भी जल्दी ही आऊँगी, हमें स्वस्थ तो हो जाने दीजिए। हाँ, नहीं तो फिर क्लास स्किप हो जाएंगी आप लोग की, जैसे कि अमृता मैम की भी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है कि वो क्लास नहीं कर पा रही हैं, अभिनंदन सर की भी। फिर इसी तरह से आज से मुझे भी क्लास बंद करनी पड़ जाएंगी आप लोगों की। मैं सोच रही हूँ कि टाइम रहते ही पहले घर पर अपना अच्छे से इलाज कर लेती हूँ। बिल्कुल सही, यहाँ पे इसको बनवाया गया था, देखिए इसको बनवाया गया था 1906 से 1921 के टाइम पर इसको बनवाया गया था। और कहाँ पर बना हुआ है? पश्चिम बंगाल में बना हुआ है ना। क्या है ये, कहाँ पर बना हुआ है? पश्चिम बंगाल में बनवाया हुआ है इसको। और ये क्वीन विक्टोरिया जो थी उनके संबंध में, मतलब उनको डेडिकेट करते हुए इसको यहाँ पर बनवाया गया था, हुगली नदी के किनारे पर, हुगली नदी के किनारे पर। और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू रोड होकर के गुजर रहा है, वहाँ पर इसको एक महल के रूप में बनवाया हुआ है। और ये क्या है? ये एक संग्रहालय है, एक म्यूजियम है। ओके, सो क्या है? ये एक म्यूजियम है, जो कि डी ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे आगे। व्हाट इज कंसाइडर्ड द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया? भारत का सर्वोच्च कानून क्या माना जाता है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, डेमोक्रेसी माना जाता है, या फिर टीचिंग्स ऑफ द डॉक्टर अंबेडकर माना जाता है, या फिर यहाँ पे सेक्युलरिज्म जो है इसको यहाँ पर माना जाता है?
बताइए, भारतीय संविधान, लोकतंत्र, डॉक्टर अंबेडकर की तकनीक या फिर धर्मनिरपेक्षता। बिल्कुल, सब चीज़ों को छोड़ दो और किसको पहले यहाँ पे माना जाता है, यहाँ पर माना जाता है भारतीय संविधान। ठीक है, भारत का सर्वोच्च कानून क्या माना जाता है, भारतीय संविधान को माना जाता है सबसे पहले। भाई अगर कानून की बात कर रहे हो तो सबसे पहले हमारे संविधान की बात करो, उसके बाद किसी और चीज़ के बारे में बात करना। चलिए नेक्स्ट है आपका कि जनवरी 2026 तक इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मुख्यालय कहाँ पर था, बल्कि अभी भी वहीं पर ही है जहाँ पर कि पहले था। तो बताएंगे आप लोग कि इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा। जहाँ पे पहले था वहीं पर ही अभी भी है, चेंज नहीं हुआ है और ना ही ये चलता फिरता है, ये एक जगह लोकेटेड है, बना हुआ है, घूमता फिरता नहीं है बेचारा इसरो, एक जगह टिका रहता है। ये जहाँ आप लोगों ने बैठा दिया वहीं पर ही बैठ गया। बिल्कुल सही, बेंगलुरु, जो कि कहाँ है, क्या है, यहाँ पे कर्नाटक की कैपिटल है। इसकी स्थापना की बात करूँ तो 1969 में इसकी स्थापना की गई थी और सबसे पहले जो सैटेलाइट है जो कि आर्यभट्ट थी उसको यहाँ से ही छोड़ा गया था। और इसरो की बात करें तो मिसाइल लॉन्चर है, यहाँ से मिसाइलों को छोड़ा जाता है। एंड ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं बात करूँ तो हाँ, इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में अगर मैं चेयरमैन की बात करूँ तो के शिवान, जिनको कि रॉकेट मैन के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को जाना जाता है और के शिवान को मॉडर्न रॉकेट मैन से के नाम से जाना जाता है। बाकी अगर हिस्ट्री में बात करें तो टीपू सुल्तान को कहा जाता है कि वर्ल्ड में सबसे पहले जो रॉकेट की जो शुरुआत की थी वो यहाँ पर जो कि मतलब वो थे आपके कौन, जो कि टीपू सुल्तान थे, उन्होंने शुरुआत की थी वर्ल्ड में। बाकी प्रेजेंट टाइम तो हमारे के शिवान हैं। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे कि हु क्रिएटेड दी कॉमिक स्ट्रिप कैवलिन एंड होबस। कॉमिक स्ट्रिप कैवलिन एंड होबस की रचना किसने की थी। हाँ, ये कुछ अलग सा क्वेश्चन हुआ, किसने यहाँ पर की थी इसकी रचना। बताइएगा। बॉब मार्ले ने की थी। नहीं, मैं चलिए ऑप्शन भी एक बार पढ़ लेती हूँ, इतना आप लोग को थोड़ा सा सोचने का टाइम दिया जाए ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि कोर्स टाइम लगता ही है थोड़ा सा सोचने के लिए। बॉब मार्ले, टैक्स एवरी, या फिर चक जॉन्स, या फिर बिल वॉटसन। मैं बताऊँ ना, एक्चुअली ये जो है ना, ये ना एक वो देखा आपने न्यूज़ में, न्यूज़पेपर्स में कटिंग्स आती हैं, ठीक, कटिंग्स देखी हैं जिसमें कि डायलॉग्स आते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे कैवलिन जो कि एक लड़की का नाम है और किड है एक 8th ईयर 8 साल का बच्चा है, और यहाँ पे हॉब्स जो है वो यहाँ पे टाइगर का एक रूप जो है वो दिखाया गया है। तो उनके बीच की एक्टिविटीज़ जो है कार्टून के रूप में यहाँ पर दिखाई गई है और ये एक डेली कॉमिक स्ट्रिप है, ठीक है। और खैर ये क्वेश्चन मैं कहूँगी कि ये क्वेश्चन जो है आपके सबसे टफ क्वेश्चन में से एक था, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में याद रखिएगा, ये क्या था, इसको किसने लिखा था, इसका जो ऑथर थे कौन थे, यहाँ पे बिल वॉटसन थे। न्यूज़पेपर में कभी कभी देखिए आपने कॉमेडी वाली, वहाँ पे कार्टून वाली जो है एक पिक्चर्स लगी होती है, उनके डायलॉग्स वहाँ पर रहते हैं। अभी फिलहाल इमेज नहीं है, नहीं तो मैं इमेज आप लोग को दिखा देती। तो उसी तरीके का ही है ये भी, कैवलिन एंड हॉब्स। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे शोर टेम्पल कहाँ है। शोर टेम्पल जो है भाई, इसके बारे में आप लोग बताएंगे कि ये कहाँ पर है। महाबलीपुरम में है या फिर तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है, या फिर आपका या फिर इसके बारे में बात करें, या फिर ये आपका द्वारका में है, विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम की बात करें आंध्र प्रदेश में, द्वारका की बात करें तो आपका गुजरात में, तिरुवनंतपुरम केरल में, और महाबलीपुरम की बात करें तो कहाँ पर है ये, बिल्कुल तमिलनाडु के यहाँ पे। और बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हैं, ये किसके अंदर शामिल है, ये आपका ग्रुप ऑफ महाबलीपुरम जो है वहाँ पर शामिल है। एक्चुअली यहाँ पे महाबलीपुरम जो है ना, ये पल्लव डायनेस्टी के टाइम पर बनाया गया था और इसको 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उसके अंदर भी यहाँ पर शामिल कर दिया गया था, और भारत के अंदर जितने भी ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर हैं उनमें से एक आता है, जो कि यहाँ पे स्टोन टेम्पल है, एक स्टोन से ये बना हुआ है, ठीक है। और पल्लव डायनेस्टी के टाइम पे नरसिम्हा वर्मन सेकंड थे, उन्होंने इसको यहाँ पर बनवाया था। क्लियर है, तो ये याद रखिएगा कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। और ये आपके महाबलीपुरम के जो मॉन्यूमेंट्स है ना, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, वहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, तो लगभग 7 पगोडास के नाम से इसको यहाँ पे जाना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके बारे में आप लोग।
ठीक है, शो टेम्पल जो है उसी का ही एक हिस्सा है, ग्रुप ऑफ। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है, ओके ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसमें कि आपके सिर्फ 27 क्वेश्चन थे। और आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वो हमारा क्या था, वो हमारा यहाँ पे एनटीपीसी का 4 अप्रैल का पेपर था 2016 में, जो कि यहाँ पे आपका हुआ था। तो आई होप कि आप लोग को सेशन अच्छा लगा हो। आज थोड़ा सा हेल्थ इशू था जिस वजह से शायद हो सकता है कि इतना परफेक्ट तरीके से मैं जैसे कि रेगुलर आप लोग को सेशन दे रही थी इस तरह से नहीं दे पाई हूँ। एंड चिंता मत कीजिएगा, बस जैसे ही मेरी तबीयत ठीक हो जाती है मैं तभी तुरंत ही आप लोगों की बोर्ड से क्लास करना स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, एक तो वैसे ही कोविड-19 चल रहा है, तो भारत में कोविड-19 चल रहा है अब तो ध्यान थोड़ा सा रखना पड़ता है। क्लासेस ऑफ करने से अच्छा है कि हम लोग इस तरह से क्लास करें कि हम लोग रेगुलर क्लास करते ही रहें। ठीक है, मुझे पूरा यकीन है कि जब टीचर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि वो तबीयत ख़राब होने के बाद भी आपकी क्लास कर रहे हैं, तो आप लोग भी बिल्कुल अपने टीचर को सपोर्ट करेंगे। और मत भूलिएगा कि हमारे दुश्मन अभी बरकरार हैं और उनको हराना है। तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और कल 11 बजे की क्लास में मिलते हैं जिसमें कि हम लोग टाइगर रिजर्व के बारे में करने वाले हैं। ठीक है, बाकी कोई भी आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी कुछ पॉइंट्स रह गया हो, आप लोग मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा। मैं बिल्कुल कल की क्लास में आप लोग को यहाँ पे आंसर करके बताऊँगी। ठीक है, तो अब हम लोग कल मिले 11 बजे। देखिए कंफर्ट के बारे में बिल्कुल भी आई नो कि बोर्ड से बिल्कुल अच्छी क्लासेस होती हैं, लेकिन देखो बच्चों आपने देखा है कि गर्मियों के टाइम पर भी जो यूपीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, ऐसे बच्चे नहीं हैं कि उनके रूम में एसी लगा हुआ होता है और जब वो बिल्कुल एकदम कंफर्ट जोन में तैयारी कर रहे होते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे भी बच्चे होते हैं जो कि मतलब यहाँ पे नहीं कर पाते हैं कि मतलब एसी नहीं कर पाते हैं वो प्रीफर, तो वो लोग भी गर्मी में तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक है, और यूपीएससी एग्ज़ाम निकालते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? मेरे कहने का मतलब है कि देखो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपका जो लक्ष्य है वो पढ़ाई ही रहेगा, लेकिन अगर आप कंफर्ट चाहते हैं, है ना, पूरा एक कंफर्ट आप लोग चाहते हैं, पूरा एक आरामदायक चीज़ें चाहते हैं, तो आपको दिक्कत करने वाली हैं चीज़ें। हमें सभी को अपनी लाइफ में संघर्ष करना होता है। अब्राहम लिंकन ने अगर बचपन में दिन भर चीज़ों को बेच करके शाम को उन्होंने पढ़ाई ना की हुई होती, समझ रहे हैं, एक बच्चे के लिए कितना मुश्किल है कि दिन भर वो काम करता है। अगर आपको काम कराया जाए ना घर में, अगर आप लोगों को बोल दिया जाए कि जाओ खेतों में जा कर के ना ये काम कर लो, तो आप शाम को ऐसे आकर के लेटोगे मानो जैसे कि एक हफ्ते से आपको बिल्कुल लगाया हुआ था और तब आप घर पर आकर लेटे हैं। समझ रहे हैं, बिल्कुल इस तरह से लेटोगे आप आकर के। और अब्राहम लिंकन देखिए पूरा दिन काम करते थे, तब रात में जाकर के वो पढ़ाई करते थे। और पढ़ाई भी कैसी, वो उनकी माँ ने ही उनको जिस तरह से भी जो सौतेली माँ थी उन्होंने इनको जैसे तैसे पढ़ाया है। उसके बाद ओबामा के बारे में जानते ही होंगे। ठीक है, तो सभी के बारे में याद रखिए। आप लोग को फिर भी इतनी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं कि घर पर बैठे आप लोग को पढ़ाया जा रहा है आपके टीचर्स के द्वारा। तो अपने आप को संघर्ष में उतारिए, संघर्ष करेंगे तभी कुछ चीज़ें आप लोग को मिलेंगी। खैर अगर मेरे लेक्चर समझ में आया हो तो कोशिश कीजिएगा। बाकी चलिए मिलेंगे कल। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड जय हिंद, जय भारत।